आज इस मैच की बात की जाए जो वन ऑफ टी20 आई हांगकांग और नेपाल के बीच में आज खेला गया और इसमें भी जो जो चीज़ें लगातार डेलीकेट आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं अपने वीडियोस के थ्रू एनालिसिस के थ्रू। आज भी कुछ नया देखने को नहीं मिला, वही रिपीटेड चीज़ें हमें वापस से देखने को मिली और बार बार कहीं ना कहीं नेपाल की जो परफॉर्मेंस है वो डेलीकेट की हर चीज़ पर मोहर लगा देती है, स्टैंप लगा देते हैं, जो भी एनालिसिस में अपनी चीज़ें कहते हैं अपनी बेबाकी से। आज भी कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनेंगे ताकि आप समझ पाएं कि आखिर इस गेम में क्या कुछ वही सब हुआ है, नया कुछ भी नहीं हुआ है, पुराना ही सारी चीजें यहाँ पर रिपीट की गई है, सिर्फ प्लेइंग 11 वगैरह ही नई काफी तौर पर थी। वहीं पर हांगकांग की बात करें तो उनके लिए जरूर अच्छा रहा कि उनके लिए एक वो अपने प्रीमियर कप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ से चीजें कैसी रही है उस पर ही बात जरूर करेंगे। लेकिन कई सारी चीजें हैं जो हम चाहेंगे आप इस एनालिसिस में पूरा जरूर सुनिए। एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले फेस बाय फेस से, फिर चलेंगे यहाँ पर बैटिंग स्कोर कार्ड की तरफ। जरूर। और 1 से 6 ओवर की बात करें हांगकांग की तो 45 रन उन्होंने बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने 1 से 6 ओवर में पहले फेस में 64 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत शानदार तरीके से नेपाल ने शुरुआत की और पहला फेस अपने नाम किया। 7 से 15 ओवर की बात करें तो यहां पर हांगकांग ने बनाए 88 रन 2 विकेट के नुकसान पर और नेपाल ने इस मिड फेस में 73 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। पूरी तरीके से पीछे रह गई नेपाल इस मिड फेस में और इस फेस को नाम किया हांगकांग ने। वहीं डेथ फेस में 16 से 20 की बात करें तो यहां पर 79 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर हांगकांग ने और नेपाल ने इस फेस में सिर्फ 2 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर और मैच भी ये हार गया। और हांगकांग इसी के साथ 212 पे 6 20 ओवर के बाद और नेपाल जो है वो टारगेट से बहुत दूर रह गया, 139 पे ऑल आउट हो गया 16.4 ओवर। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फेस बाय फेस में कुछ ना कुछ ये हाल रहा, जहाँ पर नेपाल ने पहले फेस में दमदार शुरुआत की इन कंपेयर टू हांगकांग, लेकिन उसके बाद बाकी दो फेसेस को पिछड़ते हुए नजर आ और मैच भी कहीं ना कहीं वो हार गए। अब यहाँ बैटिंग की बात करते हैं हांगकांग की स्पेसिफिकली। अब देखिए बैटिंग की यहाँ बात की जाए, बैटिंग कार्ड आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि इन प्लेयर्स ने क्या क्या स्कोर किए। 6 विकेट कहीं ना कहीं हांगकांग के इस गेम में गिरे थे। तो एक चीज जरूर है, एंड जो इनिंग्स यहाँ पर रही है, मार्टिन कॉर्ट्स ने 31 रन किए। नजाकत खान तो सुपर फ्लॉप वो हमेशा रह रहे हैं। नजाकत खान T20 में अपने आप को आज तक इन्वॉल्व नहीं कर पाए और उनका फ्लॉप का जो टैली है वो लगातार जारी है। नजाकत खान सिर्फ कप्तान है इसीलिए टीम में बने हुए हैं, वरना उनकी जगह किसी भी सूरत में नहीं बनती जिस तरह की परफॉर्मेंस वो टीम में यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बात करें, अंशुमन रत्ने कहीं ना कहीं स्टार्ट को बरकरार रखा। 39 रन उन्होंने किए 32 गेंदों में और स्ट्राइक रेट भी उनकी ठीक ठाक थी और मार्टिन कॉर्ट्स की स्ट्राइक रेट भी काफी बेहतर थी, 147 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। बात घूम फिर के यहाँ पर आएगी बाबर हयात की इनिंग पे, उसी पे हम यहाँ बात करेंगे। देखिए बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज चलती होगी कि ग्राउंड बहुत छोटा था और उसमें ये स्कोर्स जो है ये स्कोर्स तरह का सेंचुरी आ गए, इतने शतक वगैरह आ गए, लेकिन आप ये चीज भूल रहे हैं कि उसी मैच में 21 लड़के और भी खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उन 21 लड़कों के लिए ये ग्राउंड छोटा नहीं था? क्या ये उन 21 लड़कों के लिए बाउंड्री छोटी नहीं थी? तो वो क्यों नहीं मार पाए? दूसरा कोई 50 भी टच नहीं कर पाया, हाफ सेंचुरी, और एक लड़के ने 110 रन मार दिए। तो सिर्फ ये कह देना कि ग्राउंड छोटा था, रन पड़ गए, तो फिर बाकी 21 लड़कों की तरफ से 50 भी क्यों नहीं आए, ये सोच के देखिएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट बाबर को जाएगा और साथ साथ में नेपाल की खराब बॉलिंग को भी जरूर जाएगा। एंड बाबर की स्कोरिंग एरियाज क्या रहे हैं? 110 की इनिंग आज खेली है, समझाने की कोशिश करिए। स्कोरिंग एरियाज में जानना चाहूंगा स्पेसिफिक। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा है। सब सामने की तरफ खेला गया। कवर्स की तरफ 14 रन, मिड ऑफ में 32 रन, मिड ऑन में 26 रन, मिड विकेट में 24 रन। आपके बहुत जरूरी है बल्लेबाज के लिए कि वो कितना ज्यादा सीधे खेलने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा लगा देखकर कि यहाँ पर उन्होंने 13 सिक्सेस भी लगाए हैं। बहुत पावर हिटिंग रही है उनकी, 224 का स्ट्राइक रेट रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा पूरी तरीके से अपना सीधे बल्ले का ही इस्तेमाल किया, सामने की तरफ ही खेला है। देखकर अच्छा लगता है, इससे बल्लेबाज की क्वालिटी का पता चलता है। हम तो यही मानते हैं कि जितना आप सीधे बल्ले से खेलेंगे, आप में कितना दम है ये नजर आता है, बजाय उसके कि T20 शॉट आप कितना वो मार रहे हैं, ये मार रहे हैं, लग सकता है वो आप उसमें बोल्ड भी हो सकते हैं, वो खराब करता है क्रिकेट को, आप वो क्रिकेट को अच्छा नहीं करेगा। और अगर आप दोनों फॉर्मेट खेलते हैं तो आपके 50 ओवर क्रिकेट को बर्बाद कर देगा। बिल्कुल सही। भले T20 में आप कितने बड़े स्टार क्यों ना हो। जरूर। तो ये बहुत अच्छा लगा देखकर कि उन्होंने मिड विकेट, मिड ऑन, माफ कीजिएगा, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और कवर का एरिया चूज किया।
वेल डन बाबर, बहुत अच्छा खेले हैं आप, और खासकर जो आपने एरियाज में रन। बिल्कुल 13 सिक्सेस उन्होंने लगाए हैं। जो आप लाल मार्क देख रहे हैं पूरे स्पाई चार्ट में, वो सब सिक्सेस हैं। 3 चौके उन्होंने लगाए और 19 सिंगल्स कहीं ना कहीं उन्होंने निकाले हैं। तो काफी ज्यादा बाउंड्रीज का उन्होंने टारगेट किया है और 13 सिक्सेस लगाए हैं, जो कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं उन्होंने। जाकर कम्युनिटी में एक बार जरूर चेक करिए क्या क्या रिकॉर्ड्स आज उन्होंने ब्रेक डाउन किए हैं। तो वही हमने कहा कि इनकी इनिंग जो है वो उनकी कैपेबिलिटी भी रही है, कहीं ना कहीं कुछ बॉलिंग एरियाज भी रहे नेपाल के जो बहुत खराब रहे हैं। इन दोनों की मिक्सअप की वजह से इस इनिंग को वो क्रिएट कर पाए और हांगकांग के लिए फास्टेस्ट सेंचुरी लगा पाए T20 में। अगर हम बात करें सिर्फ ग्राउंड भर की वजह से सेंचुरी आई है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बाकी 21 प्लेयर्स के लिए भी ग्राउंड वही था। हमें तो कोई नहीं दिखा कि एक और शतक कहीं किसी और की तरफ से भी आया हो। कम से कम इस मैच में तो बिल्कुल यही हुआ है। आपको अच्छा खेलना ही पड़ेगा, सिर्फ ग्राउंड छोटे से होने से कुछ नहीं होता। उसके बाद बात करें यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट के नेपाल के फिगर्स यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यंग प्लेयर्स, यंग बॉलर्स यहाँ मौजूद थे। प्रतीश जीसी थे। आरिफ शेख से नई बॉल से ओपनिंग बॉलिंग कराना वो समझ नहीं आया। रोहित की कप्तानी बहुत खराब रही है। जब आप इन्हीं प्लेयर्स को लेकर आए हैं तो थोड़ी सी सिस्टमेटिकली कप्तानी और इससे बेटर हो सकती थी। आरिफ को नई बॉल से देना, आकाश चंद की बात करें तो जो सबसे अच्छे बॉलर आपके रहे उनका एक ओवर मिस आउट कर जाना, बॉलिंग में भी कप्तानी में भी यहाँ पर खराबी रही है। लेकिन आकाश चंद इंप्रेस करने में कामयाब कैसे रहे? नहीं, बिल्कुल अच्छा कंपेयर टू बाकी बॉलर, जरूर अच्छा। थोड़ा सा जो उनका एक लेंथ थी वो बढ़िया थी, ताकि बल्लेबाज मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बॉल बार बार हवा में खड़ी हो जा रही, तो जिस लेंथ पर वो रख रहे हैं थोड़ा सा वो बेटर था। बाकियों से ना ज्यादा फुल है ना ज्यादा गुड लेंथ पर है, थोड़ा सा बस उसके बीच में वो बॉल रखने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी स्पीड उनके पास जरूर है, ये कहना होगा कि हाँ चलिए आपके पास इतनी नहीं है लेकिन फिर भी है आपके पास। जैसा हमने बाकियों को देखा है उससे थोड़ी सी बेहतर आपके पास स्पीड जरूर है। और प्रतीश जीसी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, उनको मौके मिल रहे हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं। जब ट्राई सीरीज के फाइनल में भी उन्हें जब आखिरी के 2 ओवर दिए गए, पहला दूसरे में बहुत खर्चीले हुए, तीसरे चौथे ओवर में उन्होंने वापसी अच्छी की, तो यहाँ पर भी उन्होंने कुछ अच्छे स्पेल, कुछ अच्छी बॉलिंग जरूर कराई है। एक थोड़े से ओवर के लिए वो थोड़ा सा महंगे साबित हुए, लेकिन ओवरऑल प्रतीश और आकाश चंद की ही बॉलिंग आज थोड़ी बेहतर नजर आई बाकी बॉलर्स के मुकाबले। बाकी बॉलर्स ने बिल्कुल खराब लाइन हो, लेंथ हो और कुछ भी कहें आप, बिल्कुल नजर नहीं आए इन दो के मुकाबले। इन दो की तरफ से सपोर्ट मिला लेकिन बाकियों से बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, जहां तक बात राशिद खान की है तो उनका लाइन भी बहुत खराब था। आप देखेंगे मेरे ख्याल से 4 वाइड्स उन्होंने दी हैं अगर हम देखें, और 3 ओवर में 48 रन, ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी गए। तो उनकी लाइन भी खराब थी और लेंथ भी, दोनों ही लिहाज से अगर हम देखें तो प्रतीश और आकाश चंद ने डेफिनेटली इंप्रेस किया है। प्रतीश ने इंप्रेस इसलिए किया, आप देखेंगे 212 के टारगेट में जहां पर ज्यादातर बॉलर रन के लिए गए वो सिर्फ 4 ओवर में 29 रन देकर निकले। तो कहीं ना कहीं उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने काफी टाइट लाइन रखी है आकाश की तरह ही। चलिए अब यहाँ बात की जाए एंड बैटिंग डिपार्टमेंट की। लगातार हम ये चीज हमारे एनालिसिस में पिछले वक्त से कहते आ रहे हैं कि अगर आप क्रिकेट को जब आप चेस कर रहे हो, खास करके पहले बैटिंग भी कर रहे हो, अगर आप एक सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे तो फिर आपकी गाड़ी कहीं भी आगे नहीं बढ़ने वाली। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितने भी बड़े हिटर हो, कितने भी बड़े स्टार प्लेयर हो, अगर आप एक सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आपको रिजल्ट जो है अपने फेवर में आते हुए नजर नहीं आएंगे। आप जो अपने लिए सोच रहे हैं कि हमको ये सब चीजें करना चाहते हैं वो आप इस तरह से करते हुए नजर नहीं आएंगे। बैटिंग कार्ड आप ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं, कुशल मुर्तल सेम वही नजर आया है। आप आज पूरी बैटिंग आपने भी देखी होगी सेम। क्या आपको कोई नया तरीका आउट होते हुए देखने को मिला? वही सब नेपाल ट्रांजिशन सीरीज में जो आउट होने के तरीके देखने को मिले, उससे पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में जो आउट होने के तरीके देखने को मिले, सब वही, सब के सब हवाई फायर करने, आड़े तिरछे शॉट खेलने, अच्छी गेंदों पर बैट स्विंग करने की आदत, वही सब कुछ हमें देखने को मिला है। जैसे हम लगातार कहते हैं, लर्न सिर्फ कह देने से नहीं होता कि हाँ ये सब लर्न कर रहे हैं, वो लर्निंग हमें दिखती है नहीं। और इस हम बोल के भी थक गए, वीडियो में रिपीटेटिव बोल के थक गए। मॉन्टी सर एज अ बैटिंग कोच टीम में है, लेकिन यकीन मानिए लड़कों की जो बैटिंग स्टाइल है, बैटिंग का जो तरीका है, उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि बैटिंग डिपार्टमेंट में कुछ काम होता भी होगा या फिर नहीं। किसी स्पेसिफिक डे अगर कोई लड़के चल गए तो जीत आ जाती है, या फिर कोई बॉलर्स बेहतर कर देते हैं, लेकिन जो आउट होने के तरीके हैं, जो खेलने का तरीका है, वो फिर से खराब देखने को मिला। आज आप फिर देखिए, फिर हमें वही सब चीज देखने को मिली। रोहित पटेल 30 पे थे, उसके बाद उन्होंने विकेट थ्रो कर दिया। मुझे याद है, मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, अभी कुछ वक्त पहले मैंने कश्यप प्रजापति का एक पोस्ट डाला था जो लगातार मेरे ख्याल से 50 उन्होंने 2 लगाई थी। तो वहां पर एक हमारे व्यूअर हैं जो काफी पुराने व्यूअर हैं हमारे, वो मुझे उनसे ये उम्मीद भी नहीं थी, खैर मुझे लगा था कि वो शायद इस चीज को समझते हैं, काफी पुराने व्यूअर। उन्होंने यहाँ पर कहा था कि रोहित पटेल भी लगातार काफी इनिंग्स में रन कर रहे हैं, आप उनकी तारीफ यहाँ पर नहीं करते, आप उनके बारे में बात नहीं करते कि वो भी अच्छी इनिंग खेलते हैं।
मुझे लगा कि उस वक्त मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं हमारे बहुत पुराने वीर में क्या समझाऊं। मुझे लगा था कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे व्यूज को और हमारी चीज़ों को समझते हैं, इसलिए मैंने उस वक्त वो चीज़ इग्नोर की। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि फिर से आपके सामने रखूं। देखिए, आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि रोहित पटेल टीम के कैप्टन है। बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। कुशल भुरतल नहीं है वो, या फिर कोई और प्लेयर नहीं है। रोहित पटेल टीम के कैप्टन है। एक कैप्टन की बहुत डिफरेंट तरीके की जिम्मेदारियां हो जाती है। आपने उनके 30 35 40 रन तो देख लिए, लेकिन आपने उनका आउट होने का तरीका नहीं देखा। किन सिचुएशंस पर वो टीम को छोड़कर गए हैं, किस तरह के शॉट को मारकर वो छोड़कर गए हैं। क्या कैप्टन का काम बहुत अलग होता है बाकी प्लेयर्स के मुकाबले। कैप्टन एक वे से नहीं सोच सकता कि मैं अपने 30 35 कर लूं, उसके बाद मैं विकेट थ्रो करके चला जाऊं। रोहित पटेल के लास्ट 10 इनिंग भी अगर आप उठाएंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं 9 गेंदों में बॉलर ने कुछ भी ऐसी बॉल नहीं डाली थी, लेकिन विकेट जरूर मिल गया बॉलर। हमेशा रोहित पटेल का विकेट उनका खुद थ्रो किया हुआ विकेट होता है, बजाय बॉलर के विकेट लेने के। कैप्टन की जिम्मेदारियां अलग होती हैं प्लेयर्स के मुकाबले। कैप्टन अलग चीजों से देखता है, अलग चीजों से समझता है। उनके ऊपर एक अलग प्रेशर होता है। एक सबसे रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स को ही टीम का कैप्टन बनाया जाता है। बिल्कुल, इसीलिए रोहित पटेल की अप्रिसिएशन नहीं बनती है जब तक वो अपने शॉट्स को बेहतर नहीं करते। वो ये नहीं इस तरह का खेल नहीं शुरू करते कि बॉलर मेरा विकेट लेगा, मैं थ्रो नहीं करूंगा। जरूर तब कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, इनके 30 रन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं टीम के लिए। कैप्टनसी में इतना इरेस्पॉन्सिबल होना कभी भी अप्रिशिएशन के काबिल नहीं हो। डेलीगेट कभी करेगा भी नहीं, चाहे आप इससे सहमत हो या फिर ना हो। बॉलर विकेट लेगा तो मानेंगे कि हाँ नहीं, आज रोहित ने 30 किया, अच्छा किया, वो बॉलर का विकेट था। ये कहीं ना कहीं कहना होगा। वही लगातार खराब शॉट सारे हवाई फायर करने चले गए सब। मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा, 55 गेंदों में 95 रन चाहिए थे नेपाल को और 8 विकेट उनके हाथ में थे। 55 गेंदे 95 रन 8 विकेट। मुझे लगता है शायद 10 रन पर ओवर या 10 या 10.5 रन पर ओवर चाहिए। 8 विकेट आपके हाथ में है। शुरू के पावर प्ले में 64 रन पर 1 विकेट था। इतने स्मूथली जा रहा था। फिर एंड वही गलतियां देखने को मिली जो अभी हमें कुछ वक्त पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 और ट्राई सीरीज में भी देखने को मिली है कि सिचुएशन के हिसाब से ना खेलकर सब के सब हवाई फायर करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये क्रिकेट कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। जरूर थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्रिकेट, हम कई बार ऐसा बोल चुके हैं। कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलना चाहिए। प्लेयर्स को जिम्मेदारी लीजिए। आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, खुद में एक जिम्मेदारी आ जानी चाहिए कि हाँ यार, हम इंटरनेशनल प्लेयर हैं, हम देश के लिए खेल रहे हैं। कोई पर्सनल लीग या कहीं कोई क्लब के लिए नहीं खेल रहे। ये खुद का एक देश का मैच है जहां हमारे लोग जो है, जो हमें चाहने वाले हैं, वो हम इंतजार कर रहे हैं। वो दिल लगाकर बैठे हुए हैं कि ये टीम जीतेगी, चेस करेगी। खाली आप मन लगाकर नहीं खेल रहे हैं, आपको देखने वाले भी दिल लगाकर देख रहे हैं कि हाँ हमारी टीम भी जीतेगी। तो एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जिम्मेदारी से खेलें। खाली बोलने से नहीं होगा। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल होकर खेल रहे हैं, पर वो दिख नहीं रहा है। जी हाँ। वो शॉट्स में, प्लेइंग 11 में, सिलेक्शन में, कप्तानी में वो दिख नहीं रहा है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंसियरिटी कहीं से भी नजर नहीं आ रही है कि हाँ, एक ऑनेस्टी कहीं से नजर नहीं आ रही कि हाँ हम ईमानदारी से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, शॉट ऐसे लग रहे हैं कि बस फ्री चांस मिल रहा है सबको, फ्री प्लेइंग 11 मिल रही है और सब उसमें मजे ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरीके की क्रिकेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब करती है चीज़ें। और इतना आप याद रखिएगा, अगर आप कोई मैचेस जीत भी रहे होंगे तो उन मैचेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डालनी पड़ेगी, तभी आप जीतेंगे। आप दोनों मैचेस तो अगर आप देखेंगे, नीदरलैंड ट्रांस सीरीज वाले जो आपने जीते थे, बैक टू बैक जो आप दो जीते थे, दोनों में टीम ने सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग की थी। मुझे याद है कुशल मल्ला और आरिफ शेख की पार्टनरशिप, फिर उसके बाद गुलशन झा और रोहित पटेल की पार्ट, जहां पर उन्होंने अपने शॉट के एरर्स हैं वो काफ़ी कम किए थे। सिंगल्स आराम से निकाल रहे थे, रन रेट के हिसाब से चल रहे थे, मैच आप जीत गए। जब तक आप वो नहीं करेंगे और अगर आप मैच जीत आने वाले वक्तों में मैच जीत रहे हैं तो वो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेकिन हमें वो दिखती नहीं है। ये हैरानी होती है कि बैटिंग कोच एक स्पेशलिस्ट होने के बावजूद भी बैटिंग में कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि वाह क्या बैटिंग हो गई है नेपाल की। बिल्कुल नहीं, आउट होने के तरीके बहुत ही ज़्यादा सेम और रिपीटेटिव और पैथेटिक रहते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें इस मैच की एंड बॉलिंग की बात की जाए, यहाँ पर हांगकांग के बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप क्या कहेंगे? क्योंकि शुरुआत जो है नेपाल को ज़बरदस्त मिल गई थी, 6 ओवर में 64 रन। उसके बाद कौन से वो बॉलर है जिन्होंने मैच में वापसी कराई और कैसे? नहीं, जरूर देखिए, यहाँ पर भी 2 बॉलर्स का काम रहा है, लेकिन 2 बॉलर्स ने कंप्लीट काम कर दिया। एहसान खान और एजाज खान ने, दोनों ने 7 विकेट निकाले हैं। मेरे ख्याल से वापसी एजाज ने कराई थी। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, उन्होंने 3 विकेट लगातार ऐसे अंतराल में लिए, एक ओवर के बाद एक में। तो वहां पर वो मैच पूरी तरीके से एक जो है शिफ्ट हुआ हांगकांग के लिए। तो वाकई बहुत शानदार रहा इन दोनों का परफॉर्मेंस। जैसे आकाश चंद और प्रतीश जीसी ने नेपाल के बॉलिंग से किया था, पर वो इतने विकेट नहीं निकाल पाए। खासकर प्रतीश की अगर हम बात करें, उन्होंने थोड़ा सा अगर यहाँ कंट्रीब्यूट कर दे, बॉलिंग बहुत शानदार कराई है, पर
हांगकांग के इन दो बॉलर ने विकेट निकाल के दे दिया अपनी टीम को। ये सबसे बड़ा काम किया इन दो बॉलर्स ने, वरना अदर बॉलर ने हांगकांग के श्योर कर दिया था कि आज मैच हरवाना ही है। ज्यादा खास बॉलिंग हुई नहीं थी अदर बॉलर्स की हांगकांग की भी, पर इन दो बॉलर्स ने, एहसान और एजाज ने थोड़ा सा बॉल को खींच कर रखा है। एहसान ने जो स्पिनर है और एजाज ने सेम वही लाइन रखी थोड़ी सी जो आकाश चंद ने रखी थी, और उनको विकेट भी मिला। आगे बड़े बल्लेबाज, ऊपर हवा में खड़ी हो गई बॉल। तो बहुत ज्यादा एक सामने वाले जो क्रिकेट है नेपाल का वो भी थोड़ा कमजोर है। बैट्समैन का बहुत बड़ा हाथ रहा है बिल्कुल। और लेकिन दोनों को क्रेडिट भी जरूर जाएगा, जहां बाकी साथी जो बॉलर्स थे वो पिट रहे थे, लेकिन एहसान और एजाज दोनों अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। बिल्कुल। तो चलिए, कहीं ना कहीं ये हाल रहा आज के मैच में, और हांगकांग इस गेम को जीतने में कहीं ना कहीं कामयाब रहा। बस यही चीज़ें हमें एनालिसिस में कहनी थी, क्योंकि क्रिकेट में आप देखिए, आप नई टीम लेकर आए हैं, उसके बाद जो पुराने आपके प्लेयर साथ में आए उनकी परफॉर्मेंस कुछ खासा यहाँ पर रही नहीं है। आउट होने के तरीके सेम है, शॉट्स खराब खेलना, सिचुएशन के हिसाब से ना चलना, वही सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। फिलहाल इस वीडियो में, तो मैं शुरू में भी कहा ग्राउंड छोटा, बाकी सब प्लेयर्स के लिए था, लेकिन कोई भी हमें सेंचुरी छोड़िए 50 रन करता हुआ भी नजर नहीं है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। ये चीज़ अगर आप ठीक नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। आप कितनी भी प्रैक्टिस करते रहिए, T20 वर्ल्ड कप में आप सारे गेम हारने वाले हैं। अगर आप ये इंटेंट अपना चेंज नहीं करेंगे कि हमें तो भैया हमें तो हर बॉल में छक्का ही मारना है, ये इंटेंट से T20 वर्ल्ड कप में सारे गेम आप हारेंगे। उससे पहले अभी भी वक्त है अगर लड़के सुधर जाए तो। लेकिन वो है कि मैचेस निकले जा रहे हैं, आखिर वो मैचेस का यूटिलाइजेशन कब होगा। बाय।